Hello guys, this is Ramakant Upadhyay from Guideline English Spoken YouTube channel. Guys, मैं आज आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। ये प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर आपका शुड हैव स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। मैंने आपको पहले भी शुड हैव स्ट्रक्चर पढ़ाया है, काफी डिटेल में वहां पे मैंने आपको इसके एग्जांपल्स, इसके फॉर्मूलाज और कई प्रकार की प्रैक्टिसेस वहां पे आपको कराई है। उसी के रिगार्डिंग मैंने आज आप लोगों के लिए एक सेपरेट प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं जो कि आपके शुड हैव स्ट्रक्चर को रिलेट करता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे शुड हैव स्ट्रक्चर के प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर को। तो गाइस सबसे पहले हम इसके इंट्रो को देखेंगे, फिर उसके बाद इसके फॉर्मूलाज को देखते हुए फिर इसके ओरल प्रैक्टिसेस करेंगे। तो गाइस क्या होता है शुड हैव स्ट्रक्चर, हम इस बारे में बात करते हैं। शुड हैव स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट किसी और को उन बातों के लिए सजेस्ट करता है जो घटनाएं भूतकाल में घटित हो चुकी हैं, या ये कहूं जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनको लेकर जब कभी भी सब्जेक्ट को कोई सजेस्ट करे, जब कभी कोई सब्जेक्ट को कोई एडवाइस दे या सब्जेक्ट किसी को कोई एडवाइस दे तो वहां पे आप शुड हैव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये होता है आपका शुड हैव स्ट्रक्चर, जहां पे आपके द्वारा वाक्यों का अंत चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे जैसे शब्दों पे किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वाक्यों में ऐसे अफर्मेटिव से लेकर क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक के समस्त प्रकार के वाक्य देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये रहा आपका शुड हैव स्ट्रक्चर का इंट्रो जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा। यदि आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे शुड हैव स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर को देखिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहां पे मैंने आपको बताया है बहुत डिटेल के साथ कि क्या होता है शुड हैव, क्या इसकी आइडेंटिटी होती है, कैसे इसमें सजेशन दिया जाता है, कैसे इसमें सजेशन के बारे में बात होती है। तो वो सब जानने के लिए आप मेरे शुड हैव स्ट्रक्चर के उस वीडियो लेक्चर को देखिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। तो आप जानते हैं शुड हैव स्ट्रक्चर का जो अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। गाइस इस पूरे शुड हैव स्ट्रक्चर में हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ पर अफर्मेटिव से लेकर तो क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक हमको वर्ब थर्ड फॉर्म ही मिलेगी, जो कि यहाँ पे सब जगह एक से ही साथ चलती है। तो गाइस ये जो अफर्मेटिव फॉर्मूला था, यहाँ पे वाक्य बनता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव फॉर्मूलाज की। तो वो होता है इसका सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आप नॉट किसमें इस्तेमाल करेंगे, शुड हेल्पिंग वर्ब में। अब बात करें इंट्रोगेटिव फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला होगा आपका शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। गो टू द नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, शुड नॉट या शुडंट। should not plus subject plus have plus or third form plus objects plus complement and question mark. Now go to the QW interrogative category. मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर से एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं। यदि आपको इंट्रोगेटिव कैटेगरी आती है तो आप QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी बहुत आसानी से बना सकते हैं, और यदि आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी आती है तो आप QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी बना सकते हैं। रीजन इज दैट सिर्फ आपको स्टार्टिंग में QW ही तो मेंशन करना है। तो यदि आपको इंट्रोगेटिव फॉर्मूला याद है तो आप QW इंट्रोगेटिव फॉर्मूला को बहुत आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पे जो आपको QW इंट्रोगेटिव फॉर्मूला होता है वो होता है QW प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए केवल QW का ही डिफरेंस है। अब बात करते हैं QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूलाज की। तो यहाँ पर भी बस आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूलाज में QW इस्तेमाल करना है, तो आपका QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपका फॉर्मूला होगा यहाँ पर QW प्लस शुड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। तो गाइस ये रहा आपके सामने अफर्मेटिव से लेकर QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक के सभी फॉर्मूला, और अभी मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ।
तो गाइस मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि चाहिए था, चाहिए थे, शुड हैव स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूलाज भी दे दिए गए हैं, तो अब आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की, और उसी बेसिस से प्रैक्टिस करते करते आप फ्लुएंट स्पीकिंग कर पाएंगे। क्योंकि बस हमें यही पता होना चाहिए कि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या, इसमें कैटेगरीज क्या होती है, इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, देन इट विल बी सो इजी टू ट्रांसलेट एनी काइंड ऑफ द सेंटेंस, एंड आई होप सो you will be able to speak a fluent speaking and you will speak look like anything. Reason is that कि जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूलाज आते हैं, आइडेंटिटी आती है, वे ट्रांसलेशन बहुत फास्ट कर पाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज का ये जो प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर है ये आपको शुड हैव में आने वाली समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान बन के सामने आएगा। तो गाइस देखते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, उस व्यक्ति ने कोई काम करा या कुछ एक्शन करा जिसको लेकर उसे परमिशन नहीं लिया, तो उसको सजेस्ट किया जा रहा है तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी। पूछना और मांगना दोनों क्या होता है, आस्क, ASK आस्क, यानी पूछना भी होता है और मांगना भी होता है। तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी। तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए था, you should have done your work, you should have done your work। तुम्हें उनके घर नहीं जाना चाहिए था, आप चले गए हो, मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, आप चले गए हो, उसको लेकर अब आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, तुम्हें उनके घर नहीं जाना चाहिए था, you shouldn't have gone to their house, you shouldn't have gone to their house। हमें कितने पैसे खर्च करने चाहिए थे, QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी। कैसे पहचाना, वाक्य के बीच में प्रश्नात्मक शब्द आए तो हमें कितने पैसे खर्च करने चाहिए थे, कितने पैसे, यहाँ पे QW वर्ड है, हाउ मच मनी, पैसा गिना जा सकता है, काउंटेबल होता है, इसके बावजूद भी यहाँ पे मच वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, मैनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखें कि पैसों के लिए मच का इस्तेमाल होता है, मैनी का नहीं। तो हमें कितने पैसे खर्च करने चाहिए थे, हाउ मच मनी शुड वी हैव स्पेंट। स्पेंड वर्ब होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्पेंड। तो हमें कितने पैसे खर्च करने चाहिए थे, हाउ मच मनी शुड वी हैव स्पेंट, ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। तुम्हें अंग्रेजी में जवाब देना चाहिए था, तुम्हें अंग्रेजी में जवाब देना चाहिए था, you should have replied in English, या you should have given answer in English। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, you shouldn't have done like this। क्या ट्रांसलेशन होगा, you shouldn't have done like this। नेगेटिव कैटेगरी है, नहीं के द्वारा हम लोगों ने पहचाना, फॉर्मूला भी हमने नेगेटिव ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करा, और ऐसे के लिए हमने लाइक दिस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, you shouldn't have done like this। तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए था, या तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी। गाली देना एक वर्ब होता है abuse, ABUSE। व्हाट इज द स्पेलिंग, ABUSE। abuse यानी होता है गाली देना, इसकी फॉर्म चलती है ED का ING। तो तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी, you shouldn't have abused, you shouldn't have abused। ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन है। मुझे गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाना चाहिए था, where should I have gone in summer holidays, where should I have gone in summer holidays। ये QW इंट्रोगेटिव है, QW वर्ड है आप कहाँ, where। मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, अफर्मेटिव कैटेगरी, I should have helped poor, I should have helped poor। मुझे उन लोगों को बतलाना चाहिए था, या मुझे उनको बतलाना चाहिए था, I should have informed them, I should have informed them। क्या उसे हमारे पास आना चाहिए था, should she have come to us। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला यहाँ पे क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या उसे हमारे पास आना चाहिए था, should she have come to us। ठीक है, आर यू गेटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, उसे कौन सी कार खरीदनी चाहिए थी,
कौन सी कार, ये QW वर्ड है गाइस, क्योंकि कौन सी के साथ आप जब कभी भी कोई नाउन डालते हैं तो यहाँ पे आपका QW बनता है, और QW वर्ड है, उसे कौन सी कार खरीदनी चाहिए थी, which car should he have purchased, which car should he have purchased, क्योंकि यहाँ पे आपने कौन से के साथ एक वर्ड डाला तो ये बन गया आपका QW इंट्रोगेटिव वर्ड, और आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया उसे कौन सी कार खरीदनी चाहिए थी, which car should he have purchased। ठीक है गाइस, मुझे उम्मीद है आप लोग ट्रांसलेशन कर पा रहे होंगे। यदि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार के ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो या तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की है, या फिर वो आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस की है, या फिर वो QWs की है। तो गाइस याद रखें, ध्यान से सुने, आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस ये एक वीडियो लेक्चर है, वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को कैसे पहचाने, और QW को लेकर भी मैं एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूं। आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से यदि जूझ रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, चाहे आपके आइडेंटिटी की, चाहे QWs की, तो ये तीनों वीडियोस जो मैंने भी आपके सामने बोले, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देखें। देखिए यही ट्रांसलेशन के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि या तो हमको कैटेगरी नहीं पता चलती है, या सब्जेक्ट, या फिर वहां पे क्या आने वाले QWs, तो आप इन सबको वहां पे जाकर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द वीडियो, आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस, वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को कैसे पहचाने, और QW यानी क्वेश्चन वर्ड। यदि आपको कहीं पर भी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप इन 3 वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें। तो गाइस ये तो हुए सेपरेट सेंटेंस जिसका हमने ट्रांसलेशन देखा। अब हम यहाँ पर एक एक सिंगल सेंटेंस उठाएंगे और उनके यहाँ पे ट्रांसलेशंस को देखेंगे। ठीक है, तुम्हें यह काम करना चाहिए था, यह हमारा सेंटेंस है, तुम्हें यह काम करना चाहिए था। ट्रांसलेशन होगा you should have done this work, you should have done this work। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था, you shouldn't have done this work। What's up? You shouldn't have done this work। क्या तुम्हें यह काम करना चाहिए था, आप पूछ रहे हैं क्या लगाकर, क्या तुम्हें यह काम करना चाहिए था, should you have done this work, should you have done this work। क्या तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था, shouldn't you have done this work, shouldn't you have done this work। देखिए आपने यहाँ पे एक सेंटेंस को यहाँ पे बनाया। अब हम कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं। उसे एक पत्र लिखना चाहिए था, she should have written a letter, she should have written a letter। उसे एक पत्र नहीं लिखना चाहिए था, she shouldn't have written a letter। What's up? She shouldn't have written a letter। क्या उसे एक पत्र लिखना चाहिए था, should she have written a letter। क्या उसे एक पत्र नहीं लिखना चाहिए था, shouldn't she have written a letter। तो गाइस देखिए हम यहाँ पर shouldn't she have written a letter नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी होती है, तो हम यहाँ पे इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक आ गए हैं। अब हम यहाँ पे WHO वर्ड्स या जिसे मैं क्वेश्चन वर्ड बोलता हूँ उनके माध्यम से यहाँ पे हम प्रश्न बनाएंगे। उसे एक पत्र क्यों लिखना चाहिए था, why should she have written a letter। उसे एक पत्र क्यों नहीं लिखना चाहिए था, why shouldn't she have written a letter। I hope so आप समझ रहे होंगे गाइस। इसी तरह से आप कई प्रकार के सेंटेंस के साथ प्रैक्टिकल करते हुए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट को चेंज करते हुए सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके रैंडमली बोलने की कोशिश कीजिए। आई प्रॉमिस टू यू ऑल ऑफ गाइस दैट आप fluent speaking करेंगे, you won't have any kind of the problem in the speaking because those person who in this kind of the practice they won't get any kind of the problem in the speaking। I hope so आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि आप लोग इसी प्रकार से रैंडमली प्रैक्टिस करते हैं, धड़ाधड़ प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको स्पोकन में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसके हम 1 से लेकर 1 to 6 कैटेगरी बनाने की कोशिश यहाँ पे हम करते हैं। तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, ये हमारा सेंटेंस है। तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, you should have prepared food, you should have prepared food। तुम्हें खाना नहीं बनाना चाहिए था, you shouldn't have prepared food, you shouldn't have prepared food। क्या तुम्हें खाना बनाना
Should you have prepared food? क्या तुम्हें खाना नहीं बनाना चाहिए था? Shouldn't you have prepared food? Are you getting? Shouldn't you have prepared food? तुम्हें खाना कब बनाना चाहिए था? कब QW word है when. तुम्हें खाना कब बनाना चाहिए था? When should you have prepared food? तुम्हें खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए था? Why shouldn't you have prepared food? What's the translation? Why shouldn't you have prepared food? तो गाइस देखिए, मैंने आपको यहाँ पे कुछ ही मिनटों में should have स्ट्रक्चर्स के एक इंट्रोडक्शन को क्लियर कराया, उसके फॉर्मूलाज को रिवाइज कराया और कुछ सेंटेंस के रैंडमली ट्रांसलेशंस कराए, कुछ के 1 to 6 आपको ट्रांसलेशन करना सिखाए। इसी प्रकार से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप अपने प्लेस पे इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे और हर टेंस एंड हर स्ट्रक्चर्स को डिटेल में समझेंगे। यदि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, चाहे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए क्या आपका प्रॉब्लम है और आपको क्या दिक्कत आ रही है। डेफिनेटली मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।